तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 20 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित टोटल 90 MCQ तक जो है सॉल्व किए थे। आज हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। हम लोग देख रहे थे कि जो आपका यहाँ पे देख रहे थे कि उत्तर मतलब कि आपका प्राचीन भारत में कई सारे दर्शन की जो है विचारधाराएँ देखने को मिलती है। अगर इन विचारधारा में देखें हम लोग तो कुछ आपका रूढ़िवादी विचारधारा रहता है, कोई आपका सांख्य जो है विचारधारा रहता है, फिर आपका योग विचारधारा रहता है, ठीक ना, इस तरह करके रहता है। अगर हम लोग देखें तो सांख्य विचारधारा जो है इसका प्रवर्तक आपके कपिल जी रहते हैं। वहीं अगर योग विचारधारा की बात करें तो उसके प्रवर्तक पतंजलि होते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो वैशेषिक जो विचारधारा है इसके प्रवर्तक कणाद होते हैं। वहीं अगर मीमांसा विचारधारा की बात करें तो मीमांसा आपका दो ठो है, एक आपका पूर्व मीमांसा, एक आपका उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक आपके आजीवक है, ठीक ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं वेदांत विचारधारा भी होता है, और वेदांत विचारधारा के जो है वो प्रवर्तक की बात करें तो आपका बादरायण है। कौन है? तो बादरायण है ये, ठीक ना। यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और भी देखते हैं, जैसे कि आपका नास्तिक विचारधारा है, लोकायत दर्शन या फिर चावार्क दर्शन, ये जो आपका JPSC 2021 में पूछा गया था, इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, तो यहाँ पे बताया गया था, क्वेश्चन पूछा था कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो हम सभी को पता है कि योग जो दर्शन है, तो उस योग दर्शन का जो प्रतिपादक है वो आपके पतंजलि साहब है ना। गौतम की बात करें तो ये आपका न्याय दर्शन का प्रतिपादक है, ठीक है ना। शंकराचार्य के बारे में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। जैमिनी की बात करें तो जैमिनी जो है वो आपका ये पूर्व मीमांसा का ये जो है प्रवर्तक है ना, यानी कि मीमांसा से संबंधित है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 से देख लेते हैं कि योग के आविष्कारक कौन है। तो हम सभी को पता है योग के आविष्कारक जो है वो आपके पतंजलि साहब है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो अगर हम लोग अष्टांग योग की बात करें तो अष्टांग योग का जो है अंश कौन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, ये सभी आपका अष्टांग योग का ही अंश है। लेकिन अगर अनुस्मृति की बात करें तो ये अनुस्मृति इसमें नहीं आता है। इसके बारे में एग्जाम्पल ये देखिए, एक्सप्लेनेशन कि महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध योग चित्त वृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। तो महर्षि पतंजलि जो है वो योग क्या बताया है, तो चित्त की वृत्तियों के निरोध बतलाया है। लगभग 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया था। तो योग के प्रवर्तक पतंजलि होते हैं और वो पतंजलि ही इनको लिखित रूप में संग्रहित करते हैं। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अगर 8 को अंग देखिए, कितने अंग, तो टोटल 8 को अंग बनाए थे योग के। पहला है आपका यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है आपका समाधि। तो ये टोटल 8 को था। यही है आपका अष्टांग योग। तो ये 8 को बनाया था कौन, योग करने के लिए नियम बनाया था 8 को, जिसको बोलते हैं अष्टांग, है ना। 8 के नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, अगर पतंजलि की बात करें तो पतंजलि जो है वो किसके, ये आपके योग के प्रवर्तक होते हैं। और ये पतंजलि साहब किसके समकालीन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका पुष्यमित्र शुंग के समकालीन होते हैं, यानी कि शुंग डायनेस्टी के ये समकालीन होते हैं। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि वो शुंग वंश के संस्थापक शासक जो रहते हैं पुष्यमित्र शुंग, इसके समकालीन होते हैं। आगे देखिए, यहाँ बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 93 कि नव्य न्याय संप्रदाय यानी कि स्कूल के संस्थापक कौन थे। अगर हम लोग न्याय की बात करें तो न्याय के संस्थापक आपके गौतम जी होते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर यहाँ पे नव्य न्याय की बात की जाए, न्याय का 2 को देखते हैं। अगर देखें तो न्याय का एक आपका लोकायत भी होता है, न्याय का आपका गौतम भी होता है, ये दोनों आता है, ठीक है ना। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या फिर उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना
कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव्य न्याय दर्शन यानी संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया था, उसको इसका संस्थापक मानते हैं। इसमें कन्फ्यूजन है, कोई जो है वो गंगेश को मानता है तो कोई जो है वो उदयन को मानता है, दोनों में कन्फ्यूजन था। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए इसके बाद कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। और पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह जो युक्ति है ये किनका है, तो ये आपका चावार्क का है। तो चावार्कों का कहना था कि जब तक जिंदा हो, जब तक जीवित हो, सुखित रहो, सुखी रहो, खुश रहो, चाहे इसके लिए लोन लेकर ही खुश क्यों ना रहना पड़े, वो रहो, ये बोलते हैं। इसके बारे में देखिए, भारतीय दर्शन में चावार्क दर्शन जड़वादी या फिर भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है कि जब तक जीवित रहे सुख से जीवित रहे, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक ना। और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। तो जब तक जिंदा हो खुशी खुशी रहो, ये चावार्कों का दर्शन ये कहता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण को जो है वो चावार्क वो स्वीकार करता है। बौद्ध भी नहीं, जैन भी नहीं, सांख्य भी नहीं, कौन करता है, तो चावार्क। भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में परमाणुओं की संख्या के विषय में पर्याप्त जो है वो मतभेद है। बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष और अनुमान केवल 2 परमाणुओं को स्वीकार करते हैं। जैन सांख्य योग और विशिष्टाद्वैत दर्शन इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ते हैं। न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर मीमांसा में इन चारों प्रमाणों के साथ आर्यापत्ति को भी जोड़ दिया जाता है। इस सभी के बारे में आपको उतना नहीं जानना है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, अधोलिखित में से एक चावार्क के अनुसार सर्वोच्च मूल्य क्या है, तो इनमें से जो लिखा हुआ ऑप्शन में से, तो चावार्क का जो है सर्वोच्च मूल्य है वो आपका काम है। तो चावार्क दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों यानी कि काम को पुरुष जो है परम पुरुषार्थ माना है। तो चावार्क दर्शन में काम जो है वो सबसे पहले आता है। तो 4 को पुरुषार्थ है, तो चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है चावार्क दर्शन में। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चावार्क के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चावार्क दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से होता है ना। चावार्क दर्शन प्रणाली क्या है, तो हम सभी को पता है ये आपका लोकायत प्रणाली भी कहलाता है। और ये आपको देखिए ये जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, तो चावार्क दर्शन प्रणाली से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम लोग लोकायत दर्शन या फिर इसी को चावार्क दर्शन कहते हैं, इसके बारे में देखिए तो बताया जाता है कि बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी थी और इसकी चर्चा वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में भी किया गया है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 गो तत्व है, एक है अग्नि, एक है पृथ्वी, एक है जल, एक है वायु। तो ये आपका जो है चावार्क दर्शन, इसमें जो है वो 4 गो तत्व बताया गया ब्रह्मांड के। इस विचारधारा के अगर समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं, तो आकाश का गणना नहीं करता है, 4 गो मूल तत्व मानता है, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु को। आकाश को इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई भी अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का जो है वो चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत को जो है वो प्रतिपादन किया था। तो अगर हम लोग चावार्क विचारधारा की बात करें, जिससे आपका जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, कि चावार्क दर्शन यही बोलता है कि लोकायत प्रणाली भी इसको हम लोग कहते हैं। ये चावार्क दर्शन या फिर इसी को ही लोकायत प्रणाली कहा जाता है। इसमें बोला गया कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो 4 गो तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। चावार्क दर्शन का जो है वो इसका विचारधारा जो है वो बृहस्पति ने इसका नींव रखा था। इसकी जो चर्चा वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसका किया गया है। इसमें बोला गया कि खाओ पियो और मस्त रहो, ये इसका सिद्धांत दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चावार्क दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है।
इस दर्शन के अगर प्रणेता की बात करें तो वो कौन है, चार्वाक है, और यह नास्तिक विचारधारा पर आधारित है। यह दर्शन मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कि न्याय दर्शन को जो है वो प्रचारित किसने किया, तो हम सभी को पता है गौतम ने। चार्वाक ने किसको जो है प्रचारित किया, तो आपका चार्वाक दर्शन, चार्वाक विचारधारा या फिर लोकायत विचारधारा या फिर लोकायत दर्शन। तो लोकायत दर्शन, चार्वाक विचारधारा, इसको चार्वाक ने किया है। कपिल जो है वो किसको करता है, तो कपिल जो है हम सभी को पता है आपका सांख्य दर्शन को ये प्रवर्तक रहते हैं, सांख्य दर्शन को। अगर जैमिनी की बात करें तो ये आपका मीमांसा दर्शन से संबंधित है, मीमांसा से, और गौतम जो है वो न्याय दर्शन को बढ़ाता है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए, न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 तत्वों या फिर पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, और न्याय दर्शन का मूल अगर ग्रंथ देखें तो आपका गौतम कृत न्याय सूत्र है। क्या है, तो न्याय सूत्र है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके बारे में। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखिए कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, तो हम सभी को पता है वो आपका गौतम जी है। अगर हम लोग कपिल की बात करें तो कपिल जो है वो आपके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक होते हैं। कनाद की बात करें तो ये आपका वैशेषिक की जो है वैशेषिक, तो वैशेषिक जो है दर्शन इसका ये प्रवर्तक होते हैं कनाद, है ना। अगर जैमिनी की बात करें तो जैमिनी आपका मीमांसा से संबंधित है, और ये जो है जैमिनी ये आपका पूर्व मीमांसा से संबंधित है। इसके बारे में एक बार चेक कीजिएगा कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, पश्चिम में जो है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है। कहीं कहीं पे पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी दिया रहता है, और कहीं कहीं पे जो है उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक वादनारायण जो है वादरायण दिया होता है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है। गौतम के प्रवर्तक कौन है, तो हम सभी गौतम जानते हैं, हम लोग जो है वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक होते हैं गौतम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए, ये भी जेपीएससी ये आपका छत्तीसगढ़ में पूछा गया है कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है, तो अभी ये बताया गया था गौतम है। कपिल आपका योग का दर्शक हो जाएगा, सॉरी सांख्य का दर्शन हो जाएगा, और जो है आपका योग का पतंजलि है। न्याय का गौतम है, वैशेषिक का कनाद है। ठीक है ना, यहाँ तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, यहाँ भी वही पूछा गया कि न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है, तो आपका गौतम है। कपिल जो है वो आपका सांख्य दर्शन का है, ये पतंजलि जो है वो आपका योग दर्शन का है। ठीक है। यहाँ देख लीजिए, हम लोग जानते हैं कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक है आपके कौन, तो गौतम। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक है आपके कपिल। फिर आपका देखिए वैशेषिक जो है वो आपका कनाद है। और अगर जैमिनी की बात करें तो ये आपका पूर्व मीमांसा से संबंधित है। पूर्व मीमांसा से कौन संबंधित है, तो आपका जैमिनी संबंधित है। और अगर उत्तर मीमांसा की बात करें तो कहीं कहीं आपका बादरायण दिया हुआ रहता है, वो हम लोग देख लेंगे। तो ये पूर्व मीमांसा तो आपका जैमिनी है। फिर आपका उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा का आपका बादरायण। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, ये भी पूछा जा रहा है, ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है। 102 नंबर क्वेश्चन वही है कि आपका मीमांसा के प्रणेता कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि जो है जैमिनी जो है वो आपका पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक होते हैं, जबकि उत्तर मीमांसा का बादरायण होते हैं। विश्वामित्र का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ का भी हम लोग कहीं जिक्र नहीं देखते हैं। कनाद की बात करें तो कनाद जो है वो आपका वैशेषिक संप्रदाय से या फिर वैशेषिक दर्शन से वो जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म में भी आपका जो है सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ था, जबकि जैन धर्म जो है वो आपका योग दर्शन से जुड़ा हुआ था। ठीक ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और न्याय से तो आपका गौतम जुड़ा ही हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना भी है, हम सभी को पता है। अगर देखिए हम लोग तो न्याय दर्शन, इसके न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन होते हैं, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है आपका गौतम होते हैं। मीमांसा दर्शन आपका 2 ठो है, एक आपका पूर्व मीमांसा, एक आपका उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण है। सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है वो आपके कपिल साहब हैं। और वेदांत की बात करें तो वेदांत दर्शन जो है, कहीं कहीं वेदांत के बारे में भी लिखा होता है बादरायण। तो बादरायण आपका वेदांत का भी है, और कहीं कहीं शायद आपका उत्तर मीमांसा का भी होता है। उत्तर मीमांसा एक बार चेक कर लीजिएगा, तो बादरायण है जो वेदांत दर्शन का।
अब इसके बारे में बताया गया है, एक एक करके आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए, न्याय दर्शन जो है ये आपका, न्याय दर्शन के में देखते हैं हम लोग मोक्ष प्राप्ति करने का तरीका, वो है आपका तार्किक चिंतन करना है। मीमांसा दर्शन में है कि वैदिक अनुष्ठान करवाना है तो आपका मोक्ष का प्राप्ति होगा। सांख्य दर्शन में है कि वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करना है तो आपको मोक्ष का प्राप्ति होगा। और वेदांत दर्शन में आपको आत्मज्ञान होना चाहिए तो आपका फिर क्या हो जाएगा, तो मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ हम लोग देखते हैं, प्रवर्तक की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, आप याद कर लीजिएगा। कुछ प्रवर्तक की बात की जा रही है यहाँ पे, जैसे कि आप देख लीजिए, इसी क्वेश्चन का ही डिटेल से बताया गया था आपका। अभी बताया गया था ना कि उत्तर मीमांसा और आपका वेदांत दर्शन दोनों का ही बादरायण ही है, ठीक है। तो अब आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो उत्तर मीमांसा और उत्तर मीमांसा और वेदांत दोनों का दर्शन जो है वो बादरायण ही इसका प्रवर्तक है। और पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी साहब। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी, जबकि उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक बादरायण और वेदांत दर्शन का भी प्रवर्तक बादरायण। सांख्य दर्शन की बात करें तो आपका कपिल मुनि है। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन में हम लोग कहीं कहीं पे जो है वो कनाद की बात करते हैं, कहीं कहीं पे अज्ञान की बात करते हैं। तो वैशेषिक दर्शन में आप केवल याद रखिए कनाद का, सिंपल। योग दर्शन जो है आपका पतंजलि का है, ये हम लोग पता चल गया है। अब आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस ये 6 को पॉइंट याद रखिएगा ना, 6-7 को, तो आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक जो है वो सही है। तो न्याय जो है गौतम का बिल्कुल सही बात है। मीमांसा कण्व यानी कनद का ये नहीं है। मीमांसा जो है वो दो ठो है आपका, उत्तर मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा आपका जैमिनी साहब का है, जबकि उत्तर मीमांसा बादरायण का ही है। और बादरायण आपका वेदांत दर्शन का भी आता है ना। और अगर कण्व यानी कनाद की बात करें तो ये आपका जो है वो वैशेषिक का है। किसका, तो वैशेषिक, ये रहा वैशेषिक, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा का आपका बादरायण है। कपिल जो है वो आपका किसका है, तो आपका सांख्य का है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बी ही सही हो जाएगा। तो बस यही है आपका दिया हुआ यहाँ पे। वैशेषिक का देखिए कनाद है, न्याय का गौतम है, पूर्व मीमांसा का जैमिनी है, उत्तर मीमांसा और वेदांत का बादरायण है, ठीक है ना। योग का पतंजलि है, ये हम लोग जानते हैं। वैशेषिक का कनाद है, ये भी हम लोग जानते हैं। सांख्य का कपिल है, ये भी जानते हैं। आगे देखिए कर्म का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कर्म का सिद्धांत जो है कि कर्म कीजिए, तो कर्म का सिद्धांत जो है वो आपका दिया हुआ है मीमांसा में। तो कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा में दिया हुआ है। ये देख लीजिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन कि कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा यानी कि कर्म मीमांसा या फिर धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की है। पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच में श्रृंखला माना जाता है। तो एक पॉइंट याद रखिए, कर्म का सिद्धांत जो है आपका मीमांसा में दिया हुआ है कि कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए, तो ये आपका मीमांसा में दिया हुआ है। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस दर्शन का मत है आपका वेद शाश्वत है। तो वेद के ऊपर कौन डिपेंड है, तो आपका जो है मीमांसा वेदों के ऊपर भी डिपेंड है। तो वेद शाश्वत है यानी कि वो आपका मीमांसा है। ये भी हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका एक बार हम लोग जो है वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है, मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान जो है ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। तो मीमांसा जो है वो आपका वेद को शाश्वत मानता है। जो है आपका मीमांसा की बात करें तो ये 2 भागों में बटा हुआ था, एक आपका उत्तर मीमांसा, एक आपका पूर्व मीमांसा। आगे देखिए, मीमांसा विचारधारा लुसेंट में जो दिया है वो उसको हम पढ़ देते हैं कि मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्क पूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। तो वेदों के ऊपर पूरी तरीके से डिक्लाइन है कौन, मीमांसा विचारधारा, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें बताया जाता है कि आपका वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों को पूर्ति करना होगा। इस दर्शन का प्रमुख बल
वेदों के अनुशास्त्रिक भाग पर है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो है वो मुक्ति की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों के सहायता से करना चाहिए। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को भी निहित रूप में वैधता प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा इसके प्रयोग पर केवल वर्चस्व स्थापित जो है वो जो किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप आगे देखिए इसके आगे की चर्चा। अपूर्व का जो सिद्धांत किससे संबंधित है, तो अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वो भी आपका जो है मीमांसा से संबंधित है, ठीक है ना। आगे देखिए, अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी है। वह इसे अपूर्व कहता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ होता है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई अथवा वह पहले जो था भी नहीं, ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का ये प्रतिपादन किया था। तो अगर हम लोग देखें तो परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादन जो है वो आपका वैशेषिक विचारधारा करता है। कौन, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक विचारधारा करता है। और ये आपका बीपीएससी में पूछा गया 2020 में। तो अगर जब हम लोग वैशेषिक विचारधारा की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वैशेषिक विचारधारा है, यानी कि यह जो विचारधारा है वो ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है और इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना हुआ है। और चावाक दर्शन में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी सब है, केवल आकाश नहीं था। इस विचारधारा का जो है दृष्टिकोण अत्यंत जो है वो वैज्ञानिक है और इसके द्वारा जो है परमाणु सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया था, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए और ये आपका बीपीएससी 2020 में पूछा गया है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए हम लोग ये हो जाएगा आपका वैशेषिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है और इसका जो है प्रवर्तक कौन है, तो आपके महर्षि कणाद है ना। तो वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है, तो कणाद है, आपके कणाद साहब, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। और मीमांसा का 2 ठो याद रखिएगा। आपका मीमांसा का दो है, एक आपका पूर्व मीमांसा है और एक आपका उत्तर मीमांसा है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109 कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वो आपका वैशेषिक दर्शन में आता है और वैशेषिक दर्शन में जो है वो महर्षि कणाद होते हैं। महर्षि पतंजलि की बात करें तो पतंजलि साहब आपके किस में रहते हैं, तो योग दर्शन में। कपिल की बात करें तो कपिल आपके सांख्य दर्शन में। अगर हम लोग गौतम की बात करें तो गौतम आपका न्याय दर्शन में होते हैं, ठीक है। तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को माना जाता है। इसके द्वारा प्रतिपादित दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाता है। महर्षि कणाद द्वारा वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ की भी रचना की गई है। पदार्थ धर्म के संग्रह के लेखक प्रशस्तपाद इस दर्शन से संबंधित प्रमुख अन्य दार्शनिक भी थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, ये आपका आईएएस में पूछा गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा भारतीय षड दर्शन का जो है भाग नहीं है, तो कौन इसका भाग नहीं है, तो वो देख लीजिए। तो इसका जो है उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमको भी पता नहीं है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट कि एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, इसके माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। तो कौन इसका भाग नहीं है, तो मीमांसा और जो वेदांत है ये भी है, आपका न्याय और वैशेषिक ये भी है, सांख्य और योग की बात करें तो ये भी है, लेकिन लोकायत और कापालिक ये कहीं भी नहीं हम लोग विचारधारा मिलता है। लोकायत विचारधारा की हम लोग जो है वो आपका क्या कहते हैं, तो ये चावार्क विचारधारा कहते हैं, वो तो है। लोकायत ये तो है बट ये कापालिक ये नहीं है, इस कारण से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। तो मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग भारतीय षड दर्शन के भाग है। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः जो है अगर हम लोग देखें तो सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद और पूर्व मीमांसा के जैमिनी और जो है आपका वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा के बादरायन थे, है ना, यहाँ तक जानते हैं। जबकि चावार्क दर्शन को ही लोकायत दर्शन भी कहा जाता है तथा कापालिक जो है वो शैव धर्म का एक संप्रदाय है। तो अगर कापालिक की बात करें तो वो आपका शैव धर्म का एक जो है वो संप्रदाय था, है ना, वो कोई दर्शन नहीं था।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 111 कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है विचारधारा वो नास्तिक थी। तो हम लोग नास्तिक विचारधारा के बारे में बात करते हैं। तो नास्तिक विचारधारा की बात करें तो आपका बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, लोकायत था, अज्ञान था, आजीवक था, ये सभी था। तो आपका कौन कौन था तो विचारधारा है, तो देखिए आपका बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, लोकायत है, और ये तो सांख्य की बात करें तो सांख्य जो है, योग और न्याय ये अभी आपका नहीं आता है, ठीक ना। तो अगर नास्तिक की बात करें तो नास्तिक में आपका ये लूसेंट वाले बुक में भी दिया हुआ है, इसको भी याद रखिएगा, है ना। तो अगर लूसेंट में देखें तो नास्तिक में टोटल 5 गो है। एक है आपका बौद्ध धर्म, एक है आपका जैन धर्म, एक है लोकायत, एक है अज्ञान और एक है आपका आजीवक। ये सभी क्या है, नास्तिक है। अगर हम लोग आस्तिक की बात करें तो आस्तिक में आपका पर जो है वो आपका जो है वो कब सांख्य आ जाएगा, योग आ जाएगा, न्याय आ जाएगा, विशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन सभी को हम लोग शामिल करते हैं, है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं आस्तिक में। तो देखिए वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत जो है वो षट दर्शन, आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। तो इसको हम लोग जो है जो भी वेदों को मान्यता दिया है उसको हम लोग जो है वो आस्तिक कहेंगे, जो वेदों को मान्यता नहीं दिया है वो हम लोग उसको नास्तिक कहेंगे। जबकि वेदों को मान्यता ना देने के कारण बौद्ध, जैन और चार्वाक जो है वो आपका नास्तिक दर्शन देखने को मिलता है ना। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 112 कि लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है। तो हम सभी को पता है चार्वाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन कहा जाता है। तो चार्वाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है और यह भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक या सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है। तो अद्वैत दर्शन के अगर संस्थापक की बात करें तो आपका आदिगुरु शंकराचार्य है। कौन है, तो आपका आदिगुरु शंकराचार्य है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम हॉल में और हम लोग इसको जो है वो नेगलेक्ट कर देते हैं, है ना। तो आदिगुरु शंकराचार्य जो है वो आपके किसके हैं, तो वो आपके जो है वो अद्वैत शंकराचार्य, अद्वैत दर्शन के ये संस्थापक हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक आदि गुरु शंकराचार्य है। आदि शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी यानी कि उपनिषद, ब्राह्मण सूत्र और भगवद गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन जो है किया है। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य कहलाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114। शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है। तो शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहता है। तो आदिगुरु शंकराचार्य को ही शंकर कहा जा रहा है। तो आदिगुरु शंकराचार्य का जो है दर्शन अद्वैतवाद है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका आदिगुरु शंकराचार्य है वो प्रस्थान त्रयी लिखे हैं, यानी कि प्रस्थान त्रयी मतलब उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता तीनों का जो भाष्य लिखे तीनों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। तो प्रच्छन्न बौद्ध जो है वो आदिगुरु शंकराचार्य को ही कहा जाता है, प्रच्छन्न बौद्ध, है ना। शंकर या फिर इसी को ही आदिगुरु शंकराचार्य जो कि अद्वैत दर्शन के प्रणेता होते हैं तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात ये दार्शनिक होते हैं। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उसको ना प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम लिख ले रहे हैं, प्रच्छन्न बौद्ध। और ये प्रच्छन्न बौद्ध क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि ये बौद्ध धर्म के बहुत सारे जो है वो संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाती है। तो वह आपका केवल ज्ञान के द्वारा, है ना, केवल ज्ञान के द्वारा। तो अद्वैत वेदांत जो कि आदिगुरु शंकराचार्य का है, यहाँ लिखा हुआ है कि अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का सीधा साधन जो है वो स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञानादेव मुक्ति, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो आपका साधन चतुतय ये आपका लिखा हुआ है संयुक्त है, जबकि विशिष्ट देवतावाद दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन बताया गया है। तो मोक्ष साधन किसमें क्या है वो जानना होगा। तो अद्वैत वेदांत में हम लोग जो मोक्ष साधन क्या है आपका, तो ज्ञान जो है, ज्ञान है ना, तो ज्ञान की मुक्ति ही है। आगे देखिए 117 देखिए विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन होते हैं। तो वह होते हैं आपके रामानुजाचार्य। तो अगर हम लोग अद्वैत सिद्धांत की बात करें तो आपके हैं शंकराचार्य, लेकिन अगर विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत की बात करें तो आपके रामानुजाचार्य। ठीक है,
इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये बहुत बड़ा है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकर के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। तो जो आदिगुरु शंकराचार्य का जो अद्वैत सिद्धांत था उसी के ही समकक्ष ला दिया रामानुजन जो है वो विशिष्ट अद्वैत दर्शन यह सिद्धांत। शंकराचार्य ने ब्रह्मा को सत्य तथा जगत को मिथ्या बताया था, जबकि रामानुजाचार्य जो है वो रामानुजाचार्य के अनुसार प्रत्येक जीव आनंदमयी, स्वयं प्रकाशमयी तथा वैशिष्टपूर्ण है तथा जगत जो है वो मिथ्या ना होकर क्या है, सत्य सृष्टि है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अगर वल्लभाचार्य की बात करें तो ये आपका शुद्ध अद्वैतवाद, और माधवाचार्य की बात करें तो ये आपका द्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन करते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी याद रखिएगा। तो आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैत दर्शन, अद्वैत सिद्धांत, रामानुजाचार्य जो है वो आपका विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, जबकि वल्लभाचार्य की बात करें तो आपका शुद्ध अद्वैतवाद, और माधवाचार्य की बात करें तो ये आपका द्वैतवाद, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं था। तो वेदांत दर्शन के साथ नहीं था किनका संबंध, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, अभिनव गुप्त का, है ना। हम लोग जानते हैं कि माधवाचार्य ये आपका द्वैतवाद के सिद्धांत देते हैं, द्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत। शंकराचार्य जो है वो आपका अद्वैतवाद देते हैं। रामानुज की बात करें तो ये आपका विशिष्ट अद्वैतवाद की जो है संकल्पना देते हैं, है ना। तो वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की प्रकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, तो वेदों का अंत या फिर वैदिक विचारधारा की प्रकाष्ठा। तो वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत या फिर वैदिक विचारधारा की प्रकाष्ठा। वेदांत दर्शन जो है वो 3 आधार है, एक आपका उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, और आपका भगवद गीता है ना। इन्हीं वेदांत दर्शन को हम लोग प्रस्थान त्रयी भी कहते हैं। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उप संप्रदाय एवं इसके अनेक प्रवर्तक रहे हैं। जैसे शंकराचार्य जो है वो अद्वैतवाद, रामानुज जो है वो आपका विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य जो है आपका द्वैतवाद, और अभिनव गुप्त की अगर बात करें, इसकी जो मुख्य ख्याति तंत्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है, ये दर्शन के क्षेत्र में तर्कशास्त्र से जुड़े हुए हैं। तो अगर अभिनव गुप्त की बात करें तो ये आपका वेदांत दर्शन से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम लोग डायरेक्ट जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपका संवत्सर मतलब क्या होता है। संवत मतलब हम लोग जानते हैं कि विक्रम संवत, गुप्त संवत, शक संवत हम लोग कब चलाया गया था, ये हम लोग जानते हैं, गुप्त काल में हम लोग पढ़े भी हैं। अगर हम लोग देखिए, अगर ये संवंतर मतलब हमको लग रहा है कि संवत ही पूछा जा रहा है। अगर संवत की बात करें तो ये अभी बता दिया जाएगा आपको, देख लीजिए, ठीक है ना। तो अगर संवत में देखिए हम लोग, तो हम लोग पाते हैं कि सबसे पहले जो शक लोग हैं, तो जब शकों का यहाँ पे चल रहा था, तो हम लोग जानते हैं कि शकों को हराने के बाद जो है एक स्थानीय राजा है, वो जब शकों को हराता है तो उज्जैन के स्थानीय राजा जो है वो विक्रमादित्य को उपाधि धारण करता है। और हम लोग ये जानते हैं वो कब होता है, तो देखो 58 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो विक्रम संवत स्टार्ट होता है आपका 58 ईसा पूर्व में। तो विक्रम संवत यानी कि संवंतर ये आपका 58 जो है वो ईसा पूर्व में स्टार्ट होता है। इसके बाद देखिए हम तो शक संवत जो है वो कनिष्क जब गद्दी पे बैठता है 78 में, तो कनिष्क जब गद्दी पे बैठता है उसकी हम लोग जो बोलते हैं उसको शक संवत, यानी कि इसका बी का सी हो जाएगा। इसके बाद आपका गुप्त संवत भी स्टार्ट होता है। तो गुप्त संवत हम लोग जानते हैं गुप्त संवत कब स्टार्ट होता है, तो जब चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गद्दी पे बैठता है, तो उसको हम लोग गुप्त संवत बोलते हैं, जो कि 319 बीस में आया था। तो गुप्त संवत यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो ए का है आपका ए का 4, बी का है सी, ए का 4, बी का है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कली संवत कब होता है ये हमको नहीं पता है, तो ये भी हम लोग आगे देख लेते हैं। तो विक्रम संवत को कृत संवत या फिर मालव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व माना जाता है। 2 डेट याद रखिएगा। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है ईस्वी में, तथा इसे जो है वो संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम जब 319 में गद्दी में बैठता तब हम लोग जानते हैं। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं, है ना। और कली संवत 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। कली संवत अभी आया नहीं है बल्कि आएगा, कल की अवतार की बात करते तो वो आएगा।
और ये देखिए कब किस एग्जाम में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, तो ये आपका यूपीएससी में पूछा गया, वो भी 1995 में। बाप रे बाप, आए बाएँ क्वेश्चन पूछता है ये यूपीएससी। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 देखिए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही बतलाइए। तो विक्रम संवत की बात करते हैं, तो विक्रम संवत कब स्थापना हुआ था, हम लोग सभी को पता है, ये आपके 57-58 में। तो ये बिल्कुल सही बात है। शक संवत जो स्थापना हम लोग जानते हैं कि आपका 78 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के राजगद्दी पे बैठने से टाइम। गुप्त काल के समय में ही 319 ईस्वी में ही आपका जो है गुप्त काल यानी कि गुप्त संवत स्टार्ट हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी सही है। भारत में मुसलमानों का शासन का युग जो है वो 1192 ईस्वी से शुरू होता है, यानी कि चारों सही है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये भी देख लीजिए, ये आपका पूछा गया यूपी से 2011 में। गदहिया क्या था, गदहिया क्या था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये आपका उत्तराखंड पीछे 2021 में पूछा गया था। तो गदहिया जो है वो एक सिक्का होता है। गदहिया क्या होता है, सिक्का। तो गदहिया एक प्रकार का रजत सिक्का होता है। इस सिक्के को ससेनियन सिक्कों के अनुकरणों पर चलाया गया था। पूर्व मध्यकाल के दौरान 8वीं-9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य में ये सिक्के बहुत ज़्यादा जो है वो मुख्यतः पश्चिम भारत में प्रचलन में थे। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो है गदहिया वो आपका सिक्का का ही एक प्रकार है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। यहाँ तक तो आपको अब किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही डिटेल से इसको हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका है कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कितना होगा। तो सिंपल समझो, ये 465 है। ये 465 कब का है, ये आपका ईस्वी है कि बीसी है। तो ये आपका ईस्वी है ना, और अभी चल रहा है 2025। तो यहाँ पे 465 में अगर हम लोग 58 को जोड़ देंगे, विक्रम संवत 58 है, तो 465 में अगर विक्रम संवत को जोड़ देंगे तो आपका 601 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। तो मालव संवत जो है वो हम लोग कृत संवत को भी कहते हैं। तो कृत संवत, मालव संवत ये सभी एक ही है, ठीक ना। तो कृत संवत, मालव संवत और विक्रम संवत तीनों एक ही है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये अगर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो जाए बाद में आपको, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख ही दे रहे हैं, बार बार कन्फ्यूजन नहीं हो इसी कारण से, ठीक है। तो याद रखिएगा कृत संवत, मालव संवत, विक्रम संवत जो कि 57-58 बीसी में आया था, तीनों एक ही है। वर्तमान समय में भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत और विक्रम संवत का भी प्रयोग किया जाता है। तो शक संवत का टाइम पीरियड कब है, तो शक संवत का टाइम पीरियड 78 ईस्वी है। और अगर हम लोग देखें तो विक्रम संवत का अगर टाइम पीरियड देखें तो वो आपका 57-58 ईसा पूर्व है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए कि एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष कितना है। तो शक संवत हमेशा याद रखिएगा 78 ईस्वी। तो 556 में जो है वो 78 जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा, 634 आ जाएगा। तो 556 प्लस 78 624। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल नाम क्या था। तो पुराणों में जो है चंद्रवंशीय शासकों का मूल नाम जो है वो आपका प्रतिष्ठानपुर दिया गया है। ये आपका यूपी से प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या फिर सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के मूल वंशों में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशी संवारण ने प्रतिष्ठानपुर वर्तमान झूसी प्रयागराज में राजधानी स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मौखरी शासक कहाँ पे था। तो हम लोग जानते हैं कि मौखरी जो है वो गुप्तों के सामंत थे। तो अगर हम लोग मौखरी की बात करें तो मौखरी जो है वो आपके गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, तो गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ बनाई थी, तो कन्नौज बनाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो कन्नौज थी। और मौखरी जो है वो गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। और इस वंश के अगर प्रमुख शासक की बात करें तो मौखरी वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सवर्मा और आपका ग्रह वर्मा, ये सभी आते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गुप्त की बात कर रहे हैं ना। गुप्त काल में ये सभी आते हैं आपको, है ना। ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए कि इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, कौन सा।
तो ये देखिए जो आपका यूपीपीसी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था, सर्ववर्मन गैर ताम्रपत्र, ये हटाइए, ये जेपीसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। तो इसमें से अगर ऑप्शन देखिएगा तो आपका 1, 3, 4 और 6, इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 6ठी शताब्दी के मध्य तक शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो 6ठी शताब्दी में यानी कि 6th सेंचुरी BC AD में ही क्या होता है, गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। उसके बाद भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो जाती है और इस दौरान जो है अनेक स्थानीय सामंतों एवं शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों का शासन था, जैसे कि मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक। यहाँ आपको पता होना चाहिए, 4 गो था आपका मेन। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए कि जो आपका वर्धन वंश है, तो वर्धन वंश का जो है स्थापना किसने किया था। तो हम सभी को पता होना चाहिए, आपका 67वां बीपीएससी 2022 में पूछा गया था कि वर्धन जो वंश है, तो इस वर्धन वंश का स्थापना किसने किया था। तो बताया जाता है कि वर्धन वंश का जो स्थापना है वो आपका पुष्यभूति ने किया था। किसने, तो पुष्यभूति ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना जो है वो पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या फिर स्थानेश्वर में किया था और हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। तो हर्षवर्धन जो हम लोग पढ़ते हैं वो आपका वर्धन वंश का शासक होता है और वर्धन वंश का जो संस्थापक वो आपका है पुष्यभूति होता है और जिसकी राजधानी कहाँ होती है, तो आपका थानेश्वर होती है। ठीक है। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में जो है निहित है। तो हम लोग जानते हैं कि जो है वो आपका कल्हन की पुस्तकें में हम लोगों के देखने को मिलती है। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से देखने को मिलती है। तो हर्षचरित्र से देखने को मिलता है। तो हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन जो है वो आपका वर्धन डायनेस्टी का शासक होता है और हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों को जानकारी जो है वो आपका बाणभट्ट की कृति जो है वो हर्षचरित्र से मिलता है और इससे जुड़ी हुई कुछ जो सूचनाएं हैं वो हम लोगों का कल्हन कृति यानी कल्हन की जो राजतरंगिनी है वहाँ से भी देखने को मिलती है। इसके अलावा कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी जो है सूचना का उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि ये हर्ष के पूर्व काल के थे। अच्छा देखिए, कालिदास जो है वो आपका हर्ष के समय का नहीं था। कल्हन जो है, कल्हन के राजतरंगिनी में भी हर्ष के बारे में यानी कि हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। हरिसेन की अगर बात करें तो हरिसेन को वैसा कुछ नहीं है। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक दरबारी कवि होता था जिसका नाम था बाणभट्ट और बाणभट्ट का एक कृति था हर्षचरित। तो हर्षचरित्र से ही आपका हर्षचरित से हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। इसके अलावा कल्हन की राजतरंगिनी से भी हम लोगों को देखने को मिलता है। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी थी, तो हम सभी को पता है बाणभट्ट ने लिखा था। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था जो कि आपका हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है, उसकी जानकारी देता है। तो हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी और यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है और इसमें लेखक अपने समकालीन शासक और उसके पूर्वजों के जीवन काल का यहाँ पे वर्णन करता है। हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी कहाँ थी, तो हम सभी को पता है हर्षवर्धन के समय में जो राजधानी है वो आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कन्नौज होता है। कहाँ पे होता है, तो कन्नौज होता है। अभी आपको बताया गया था कन्नौज होता है ना। तो हर्षवर्धन के समय में जो इसकी जो राजधानी होती है वो आपका कहाँ पे होता है, तो वो जो है ये प्लेस कहाँ पे होता है, तो ये आपका थानेश्वर जगह में होता है, लेकिन इसका अगर राजधानी देखिएगा तो आपका होता है कन्नौज। तो चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते हैं। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी जो है वो आपका थानेश्वर होती है, फिर बाद में हर्ष ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज ले गया। तो हर्षवर्धन जो है वो राजधानी चेंज कर देता है थानेश्वर से कहाँ, तो कन्नौज। पहले जो है वो वर्धन साम्राज्य जो है वो आपका थानेश्वर वाले प्लेस में ही जो है वो इस्टेब्लिश होता है पुष्यभूति के द्वारा, ठीक है ना। फिर थानेश्वर में जहाँ इस्टेब्लिश होता है वहीं पे राजधानी बनाता है। बाद में जो है हर्षवर्धन जो है वो थानेश्वर से कन्नौज राजधानी ले जाता है।
ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता दे सके। यह हर्ष के जो है वो स्थित विस्तृत साम्राज्य का शासन करने के लिए भी उपयुक्त था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो हम सभी को पता है आपका कन्नौज ले गया था थानेश्वर से। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का जो है वो आयोजन किया है। ये दोनों सम्मेलन कौन कौन है? तो आपका कन्नौज तथा प्रयागराज में। तो सम्राट हर्षवर्धन जो है वो कन्नौज और प्रयागराज में, तो कन्नौज और प्रयागराज में 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है आपका क्या, तो देख लीजिए कि अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की विशाल सभा बुलवाई थी। तो अन्य धर्मों से जो महायान बौद्ध धर्म की जो शाखा है ये उत्कृष्ट है, ये प्रबल है, ये ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा अच्छा है, इस बात को सिद्ध करने के लिए हर्षवर्धन जो है वो कन्नौज में विभिन्न संप्रदायों आचार्यों को बुलवाता है, सभा करवाता है। और चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित होते हैं। और इस सभा की जो अध्यक्षता है वो आपका हविनस्वांग ने करता है। तो हविनस्वांग जो है हर्षवर्धन के समय में आता है और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो हर्षवर्धन जो है वो आपका कन्नौज में एक सभा बुलाता है, कन्नौज और बाद में प्रयाग में। तो पहले कन्नौज में बुलाता है कि जो महायान शाखा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उत्कृष्ट है, इसके लिए वो सभा का आयोजन करता है कन्नौज में। उसके बाद जो है 20 देशों के इसमें राजा महाराजा अपने सेना के साथ, अपने विद्वानों के साथ, सभी के साथ आते हैं। और इसका जो अध्यक्षता है वो आपका हविनस्वांग ने किया था। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और हविनस्वांग समय 6ठे समारोह में उपस्थित था। इनमें 18 देशों के राजा भी शामिल हुए थे। तो सिंपल से याद रखिएगा कि हर्षवर्धन जो सम्राट था, सम्राट हर्षवर्धन, वो दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करता था। एक आपका कन्नौज में, एक है प्रयाग में। कन्नौज में आपका कि महायान जो है वो बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है ये उत्कृष्ट है, इस बात को सिद्ध करने के लिए बुलाया था। जहाँ पे 20 देशों के जो है राजाओं को बुलाया था, पंडितों को बुलाया था, ब्राह्मणों को बुलाया था। और उसके अलावा प्रयाग में हर 5-5 साल में एक सभा होता था, है ना, ये भी हम लोग जानते हैं। फिर देखिए 135 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो एक आपका प्रयाग और एक आपका उज्जैन, कन्नौज। तो ये सब काशी, अयोध्या, सारनाथ नहीं है, केवल प्रयाग हो जाएगा। प्रयाग और आपका प्रयाग में तो हर 5-5 साल में आपका जो आयोजन होता था संगम क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं महामोक्ष परिषद। क्या बोलते हैं? तो महामोक्ष परिषद। तो ये आपको 135 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं आज। तो आज हम लोग जो है वो 190 क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे और 135 जो है क्वेश्चन तक हम लोग गए और इसको हम लोग आज यहीं पे रहने देते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है बहुत सारा पॉइंट जाने, ज़्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ पॉइंट हम लोग इम्पोर्टेंट जो है भी था वो हम लोग जान गए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है भी बचे हुए जितने भी और जो भी डाटा फैक्ट है वो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। और एक क्लास और भी आएगा आपका कल का क्लास आएगा क्वेश्चन, ये क्लास नंबर 21। और कल की क्लास में हम लोग जो है वो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल वाले टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमको लगता है कि प्राचीन भारत का 5-6 को वीडियो और आएगा और फिर आपका प्राचीन भारत जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 25 से 26 लेक्चर में जहाँ तक हमको लग रहा है प्राचीन भारत पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप केवल रिवीजन के पर्पस में आइएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा। एक दिन में 10-10 वीडियो देखिएगा। तो आपका अगर 25 को वीडियो रहेगा तो आप उसको 3 दिन में कंप्लीट कर ले जाइएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप अभी तो देख लीजिए, अभी तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। बाद में जब एक बार इससे आप गो थ्रू हो जाइएगा तो सेकेंड बार में आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थर्ड बार फिर पढ़िएगा तो और कम टाइम लगेगा। तो इस तरह करके आप अगर 4 से 5 बार वीडियो को देख लीजिएगा और जो फैक्ट को याद कर लीजिएगा तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला प्राचीन भारत में। ये तो हम लोग केवल प्राचीन भारत का भी सीरीज स्टार्ट किए इधर से। हम लोग ज्योग्राफी का भी सीरीज हमारा लगातार चल ही रहा है, उसमें भी 10-12 लेक्चर हो चुका है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी का भी लेक्चर हम लोग चला ही रहे हैं साथ ही साथ। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस सभी में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग साइंस वाले टॉपिक में भी चलेंगे और साइंस में भी जो है हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से उसको सॉल्व करते चलेंगे आगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहीं तक आज रहने देते हैं, इसके बाद की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।